हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, आरंभिक समाज, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही डाल दिया गया है, तो उसको आप पहले देखिए चैप्टर 3 का। उसके बाद ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आरंभिक मानव के औजार के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 में देखा था, इस चैप्टर का पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें हमने देखा था क्या कि जो आरंभिक मानव थे उनका मुख्य कार्य क्या था, तो भोजन की उपलब्धता बरकरार रखना, यानी कि भोजन एकत्रित करना, यही उनका मुख्य कार्य था। और हम लोगों ने देखा था कि जो आरंभिक मानव है वो लोग भोजन कैसे एकत्रित करते थे, तो वो जानवरों का शिकार करते थे या फिर जंगलों से जाकर के फल फूल तोड़ते थे या फिर कंदमूल जमीन के अंदर से उखाड़ते थे, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जानवरों का शिकार जब वो लोग करेंगे तो एक कोई ना कोई हथियार की आवश्यकता होगी, जैसे कोई ना कोई औजार की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई हथियार की आवश्यकता होगी, तभी आप जानवरों का शिकार कर सकते हैं। या फिर अगर आप ज़मीन के अंदर खोदना चाहते हैं तो उसके लिए भी किस चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको कहीं ना कहीं औजार की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आज हम लोग ज़मीन में खुदाई करने के लिए क्या है, हल हो गया या फिर फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, उस चीज़ का यूज करते हैं। तो क्या आरंभिक मानव के पास भी आज के जैसा फावड़ा था या फिर आज के जैसा खुरपी था या फिर बहुत सारी चीज़ें जितने हल हैं, तो क्या उस टाइम के लोग जो आदि मानव थे, क्या उन लोगों के पास भी ऐसे औजार मौजूद थे? तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग ये जो टॉपिक है आरंभिक मानव के औजार, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे कि शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार और औजार थे, जरा सोचे। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। यानी कि आज हम लोगों के पास जो औजार है वो किस चीज़ के बने हुए हैं, ज़्यादातर मेटल्स के बने हुए हैं। मेटल्स मतलब क्या है, धातु के, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, इन सब चीज़ों के मुख्यतः जितने भी औजार होते हैं वो इन्हीं धातुओं के होते हैं। तो क्या है कि आरंभिक मानव को तो न तो लोहा के बारे में नॉलेज था, न ही तांबा के बारे में नॉलेज था। तो उन लोगों को आसपास जो मिलता था, जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, जानवरों के सींग हो गए वो, और हड्डियां हो गई, इन्हीं को नुकीला बनाकर वो क्या बना लेते थे, औजार बना लेते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मेटल के बारे में जानकारी ही नहीं थी। उनको पता नहीं था कि लोहा भी होता है, उनको पता नहीं था कि तांबा भी होता है जिससे हम लोग औजार बना सकते हैं। तो उन लोगों को जो सामान उनके आसपास मिलता था उन्हीं चीज़ों का यूज करके वो लोग क्या बना लेते थे, औजार बना लेते थे। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा क्या मिलता था आसपास, अपने आस पड़ोस में क्या दिखाई देता था, तो पत्थर। तो पत्थरों का वो लोग औजार बनाना शुरू कर दिए। लकड़ी मिलता था जंगलों से, तो लकड़ियों को रगड़ रगड़ के नुकीला बना करके उसका वो लोग औजार बना लेते थे। आज भी हम लोग लकड़ी का यूज करते हैं औजार के लिए, जैसे कि लाठी हो गया, फिर बहुत से कुल्हाड़ी में लकड़ी का यूज करके औजार बनाते हैं। तो और या फिर जानवरों का सींग, यानी कि जिस जानवर का वो लोग, मान लीजिए कोई जंगली जानवर नुकीला सींग वाला जानवर है, उसका जब वो लोग शिकार करते थे तो उसके सींग को वो लोग तोड़ के रख लेते थे और औजार के रूप में यूज करते थे। क्योंकि जो नुकीले सींग होते थे वो भी जानवरों को क्या है, चीरने फाड़ने में यूज करते थे। और साथ ही साथ हड्डियां हम लोग देखते हैं कि कितना मजबूत होता है। तो हड्डियों का यूज वो लोग किस चीज़ के लिए करते थे, औजार बनाने के लिए करते थे, ठीक है। इन्हीं को नुकीला बनाकर वो क्या बनाते थे, औजार बनाते थे, ठीक। वे पत्थरों के टुकड़े को घिस कर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वो आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो इसका जो पार्ट है वो क्या है, नुकीला टाइप का है और ऊपर से पतला है। क्यों? पकड़ने के लिए भी तो चाहिए, तो हाथ से पकड़ के कैसे खोदना है, तो वो सारी चीज़ों को, यानी कि मुट्ठा भी बनाते थे वो लोग, कैसे पकड़ेंगे उस औजार का यूज कैसे करेंगे, उन सारी चीज़ों को तोड़ करके उसको घिस करके वो लोग क्या बना देते थे, औजार बना देते थे। धीरे धीरे वो इस कला में माहिर होते गए और पत्थरों के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग अलग कोई कारीगर नहीं था, समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। और पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार करने के लिए या पेड़ों को काटने के लिए या उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारने, पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में वो लोग करते थे। यानी कि ये औजार का काम किस चीज़ के लिए करते थे, तो या तो जानवरों का शिकार करने के लिए या फिर पेड़ काटने के लिए या फिर उनकी छाल छीलने के लिए, जानवरों का खाल उतारने के लिए और
जिससे कि क्या है उसको उन खालों का पहनने लायक बनाया जा सके। इन सारे कामों में वो लोग क्या है औजारों का यूज करते थे। साथ ही साथ वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी वो लोग बनाते थे। अब बात करते चित्र और नाच का, यानी कि वो लोग चित्रकारी भी करते थे, वो लोग डांसिंग भी करते थे। तो किस तरीके की चित्रकारी करते हैं, उनका चित्र कहाँ मिला है आज, इन सब चीज़ों के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो क्या करें कि शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। यानी कि ये जो शिकारी लोग थे वो लोग क्या करते थे कि गुफा के अंदर रहते थे, हम लोगों ने देखा, तो उस गुफा के दीवारों पे वो लोग क्या बनाते थे, रंगीन चित्र भी बनाते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टान पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाया गया चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। यानी कि ये जो शिकारी मानव था, इन लोगों के ये लोग कहाँ रहते थे, तो भीमबेटका में रहते थे, भीमबेटका की गुफाओं में। तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि जो रंगीन पत्थर थे उनको घिस करके रंग बनाया और उन्हीं को बांस के ब्रश से क्या कर दिया, वहाँ की जो गुफाओं की दीवारें थे वहाँ पे उन लोगों ने पेंटिंग किया। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे कि बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। यानी कि जो भी ये लोग चित्र बनाते थे उनमें ज़्यादातर जानवरों के चित्र होते थे और उनमें भी, उन जानवरों में भी बैल का, गाय का, भैंस का, हिरन आदि का क्या होता था, चित्र होता था। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक क्या है, उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ था, नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते भी थे। यानी कि चित्रकारी के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, डांसिंग का भी काम करते थे, ठीक है ना। अब देखो पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा है कहाँ पे, तो पैसरा जो है ना वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। पैसरा एक जगह है। पैसरा क्या है, पैसरा, पैसा नाम सुन के ध्यान आ जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो पैसरा पैसा नहीं है, पैसरा क्या है, पैसा एक जगह है। और जगह कहाँ पे है, तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। कौन जगह, पैसरा। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यानी कि ये जो मुंगेर जिला का एक जगह है पैसरा, वहाँ पे आरंभिक मानव यानी कि जो शिकारी मानव रहा करते थे उनके पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह औजार मिले हैं। यानी कि फ्रांस, यूरोप और यूरोपीय कंट्री जैसे कि फ्रांस हो गया में जो भी औजार मिले हैं आरंभिक मानव के, ठीक उसी तरीके के औजार यहाँ पे भी मिल रहे हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। और ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो पैसरा जगह है ना मुंगेर वाला, वहाँ पे वो क्या था, आवास और निर्माण स्थल था। यानी कि जो आरंभिक मानव थे उनका निवास स्थल था, यानी कि यहाँ पे लोग रहते थे। और साथ ही साथ निर्माण स्थल था। निर्माण स्थल का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग औजार बनाया करते थे, ठीक है ना, औजार का निर्माण करते थे। अब आगे देखते हैं नाम और तिथियाँ। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ औजार हैं जैसे कि नवपाषाण काल में हड्डी का औजार है, ठीक है, हड्डियों के द्वारा औजार बनाया गया है। साथ ही साथ नवपाषाण कालीन पत्थर के औजार, ये पत्थर के औजार है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें गोल छेद कर दिया गया और इसमें लकड़ी का डाल करके, लकड़ी का हैंडल डाल करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं औजार के रूप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि नाम और तिथि, नाम और तिथियों के बारे में जानते हैं। तो क्या करें कि जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। हमने अभी तक चैप्टर 3 में ज़्यादातर जो बातें की तो वो सब ज़्यादातर किसके ऊपर इर्द गिर्द है, किसके इर्द गिर्द है, तो वो है पत्थरों के ऊपर। यानी कि उस समय में, यानी कि उस समय के जो आदि मानव थे उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ था वो क्या था, पत्थर। क्या था, पत्थर। पत्थर क्यों, क्योंकि वो पत्थर की गुफाओं में रहते थे, पत्थर का औजार बनाते थे, ठीक है। तो क्या है कि पत्थरों का इम्पोर्टेंस जो था उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग वे करते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल का नाम दिया है। यानी कि उस समय के लोगों के जीवन के ऊपर पत्थर बहुत हावी था, इसलिए इतिहासकारों ने इसलिए पुरातत्वविदों ने क्या बोला कि इस युग को ही हम क्या बोलते हैं, इस समय को ही क्या बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब होता है फ्रेंड्स पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी कि पत्थरों वाला काल। पाषाण काल का मतलब क्या हुआ, पत्थरों वाला काल, यानी कि वैसा समय। काल का मतलब क्या होता है, समय, यानी कि वैसा समय जिसमें पत्थरों की बहुलता थी, पत्थरों का इंपॉर्टेंस था, इसलिए इस काल को क्या बोला गया, पाषाण काल। अब देखो क्या है कि औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि वैसा काल जिसमें
पत्थरों का ज़्यादा यूज था, इसलिए उसको पाषाण काल बोला गया। लेकिन एक ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में पत्थरों का जो औजार बनाया जाता था वो कुछ डिफरेंट टाइप का होता था। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जिसमें इस समय जो औजार बनाए जाते थे और इस पीरियड में जो औजार बनाए गए उनमें कुछ भिन्नता देखी गई, उनके कुछ टेक्सचर में, उनके कुछ क्वालिटीज़ में क्या है बदलाव आए, जिसके कारण इस काल को पूर्व पाषाण काल बोला गया और इस काल को मध्य पाषाण काल। और इससे भी एक और इस समय में जो औजार बनाए गए वो इस दोनों से क्या था, डिफरेंट था, इसलिए इस समय को क्या बोला गया, नव पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल को भी 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन तीनों कालों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या करा है कि आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से लेकर के 14,000 साल तक का जो समय है उसको क्या बोला गया, पूरा पाषाण काल बोला गया या फिर पूर्व पाषाण काल भी बोलते हैं। इस समय के लोग शिकार और भोजन संग्राहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में शुरू हुआ। यानी कि पूरा पाषाण काल में ही मानव ने क्या जलाना सीख गया था, आग जलाना सीख गया था। साथ ही साथ अस्थायी आवास बना करके, यानी कि गुफाओं में रह करके या फिर छोटे मोटे झोपड़ी बना करके मनुष्य जो है वो रहना शुरू कर दिया था। किस काल में? 20 लाख वर्ष से लेकर के 14,000 साल तक के बीच का जो समय है उस पीरियड में मनुष्य आग जलाना सीख गया था और साथ ही साथ समूह में और अस्थायी आवास में रहना शुरू कर दिया था। किस काल में? पूर्व पाषाण काल में। और पूर्व पाषाण काल कब से है? यानी कि 20 लाख साल से लेकर के 14,000 साल तक का जो समय है इसको क्या बोलेंगे, पूर्व पाषाण काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व पाषाण काल। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या है कि इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी। यानी कि जैसा कि आपको फ्रेंड्स पता होगा कि पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा बर्फ था, चारों तरफ बर्फ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे धरती पे क्या होती गई, गर्मी बढ़ती गई। और जैसे जैसे आपको पता है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा और पिघल करके और वाटर बनेगा। और जब वाटर बनेगा तो वाटर जब गर्म होगी तो क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। और वाटर वेपर यानी कि वाष्प बनेगा और वाष्प बन करके ऊपर जाएगा आकाश में और ऊपर जा करके क्या बनेगा, बादल। और बादल बन के क्या होगा, बारिश होगी। और इस तरीके से क्या है, जल चक्र शुरू होता है पृथ्वी पे और धीरे धीरे क्या है, जीवन में क्या है, बहुत सारे बदलाव, चेंजेज आते गए, बहुत सारे जीव जंतुओं का विकास हुआ धरती पे। तो क्या करा है कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ कि गेहूं, जौ, मरुआ, अनाज एवं अन्य स्वयं उग गए। यानी कि जौ को कोई रोपने नहीं गया था, गेहूं को कोई उपजाने नहीं गया था, मरुआ को कोई उपजाने नहीं गया था, ये स्वयं अपने आप धरती पे क्या हो गए, उग गए। और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिससे लकड़ी पर लगा करके इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। और मध्य पाषाण काल कब से कब तक है, तो 14,000 साल से लेकर के 8,000 साल तक के बीच का जो समय है उसको क्या बोला गया, मध्य पाषाण काल। यानी कि मध्य पाषाण काल कब होगा, तो 14,000 साल से लेकर के, कब से, 14,000 साल से लेकर के 8,000 साल तक का जो समय है इस काल को क्या बोलेंगे, तो मध्य पाषाण काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल। ये याद रखना है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाषाण काल का अंतिम चरण नौ पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला पूरा पाषाण काल, कौन है, पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा हो गया नौ पाषाण काल। तीसरा क्या हो गया, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, ठीक है। तो नौ पाषाण काल कब से कब तक है, तो 8,000 से लेकर के 3,000 साल तक के बीच का जो समय है उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, नौ पाषाण काल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करें कि पाषाण काल का अंतिम चरण नौ पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में क्या हुआ कि मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। और आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यानी कि नौ पाषाण काल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो में ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, आरंभिक मानव। और आई होप आपको आरंभिक मानव के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी और ये चैप्टर समझ में